नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एक्मे पब्लिकेशन के शैक्षणिक वीडियोस और अपनी तैयारी को और इन्हेंस कर पा रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज इस प्राचीन भारत की तीसरी वीडियो में हम यह जानेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास लेखन, जो आज हम इतिहास पढ़ते हैं, उनको किन दृष्टिकोणों से लिखा गया। यानी इतिहास लेखन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है और खास करके भारत में प्राचीन भारत को आधुनिक दृष्टि से लिखने का काम शुरू किया अंग्रेज प्रशासकों ने। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब 1765 में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की, तो उन्हें भारत पर शासन करने में कठिनाई आनी शुरू हुई और खास करके न्याय करने में। इन्हीं कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए भारतीय संस्कृति को समझना और उसे अपने फायदे के लिए या उसे अपने अनुरूप गढ़ना, इस लिए उन्होंने भारत का इतिहास, खास करके प्राचीन इतिहास लिखने का काम शुरू किया। और उनके इस ढंग को, जिस ढंग से उन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास लेखन किया, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। आइए देखते हैं साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की क्या विशेषता है। भारत पर शासन करना था अंग्रेजों को, और वो चाहते थे कि भारतीयों के मन में ये बिठा दिया जाए कि चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो या उसके पहले तुर्कों का, मुगलों का शासन रहा हो, या और भी उसके पहले आर्यों का शासन रहा हो, उन्होंने ये मन में भारतीयों के बिठाने की कोशिश की कि एक समय के पश्चात लगातार भारत पे बाहर के लोग आक्रमण करते रहे हैं और वे यहाँ शासक के बतौर स्थापित होते रहे हैं क्रम से। उन्होंने सबसे पहली बात की कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का, विशेषतः काल और तिथि क्रम का बोध नहीं था। अब अगर हम प्राचीन भारत की किताबों को, वेद को, पुराण को, स्मृति ग्रंथों को ध्यान में रखें, तो उनकी ये बात कहीं ना कहीं ठीक भी प्रतीत होती है। तो कुछ ठीक बातें और कुछ उनके अपने मतलब की बातें जोड़ करके उन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास लेखन आरंभ किया। जैसे उन्होंने एक दूसरी बात रखी कि भारत के लोग हमेशा से तानाशाही शासन के अधीन रहे हैं। अब इस पर जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो आक्षेप करते हैं, इसका विरोध करते हैं, हम आगे देखेंगे। तीसरी बात उन्होंने ये रखी कि भारत के लोग आध्यात्मिक या पारलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहते हैं और उन्हें इहलौकिक या भौतिक समस्याओं की चिंता नहीं होती। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो भारतीय समाज में जाति प्रथा है या वर्ण व्यवस्था है, वो भेदभाव परक है और उससे भारतीय समाज बटा हुआ है। और इस प्रकार उन्होंने ये बात निष्कर्ष के रूप में कही कि भारतवासियों को न तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था और न ही किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव। अब ये बातें जब भारतीयों के मन में बिठा दी गई, तो इसका निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि भारतीयों को बाहरी शक्ति के रूप में अंग्रेजों के शासन को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज ही अब भारत पर शासन करने के लिए एक तरीके से ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं। और अंग्रेजों के स्वेच्छाचारी शासन या तानाशाही शासन को भारतीयों को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए और उनके शासन के अधीन जीवन यापन करना चाहिए।
ये उनका पूरा मंतव्य था और इस मंतव्य के सहारे सहारे उन्होंने इतिहास लेखन, प्राचीन भारत के इतिहास लेखन का काम किया। और इसके जो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान हुए वो हुए विंसेंट आर्थर स्मिथ, वीए स्मिथ, जिन्होंने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन सारे मंतव्यों के आधार पे पूरे प्राचीन भारत का इतिहास लिखा। और खास करके इसमें स्मिथ ने एक बड़ा पार्ट सिकंदर के आक्रमण का रखा और उसके आक्रमण के सहारे सहारे अंग्रेजों के आक्रमण को जस्टिफाई करने की कोशिश की। इसी के साथ साथ हमें अंग्रेजों के भारतीय प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन को बढ़ावा देने के योगदान को भी समझना चाहिए। हम जानते हैं कि 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना विलियम जोन्स नामक एक सिविल सर्वेंट ने की। और इसी संस्था से जुड़ करके कई विद्वानों ने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया इंग्लिश में। और विलियम जोन्स ही वो पहले विद्वान थे जिन्होंने इस बात की पहचान की कि भारतीय भाषा संस्कृत और यूरोपीय भाषा लैटिन में कुछ संबंध है। दोनों भाषाएं, ईरानी भाषा, भारतीय भाषा और लैटिन भाषा, अंग्रेजी भाषा, जो यूरोपीय भाषाएं हैं, ये सब एक ही मूल परिवार से निकली हुई लगती है, क्योंकि कई शब्द हम देखते हैं जो भारतीय भाषा में, ईरानी भाषा में और यूरोपीय भाषा में एक जैसे पाए गए। इन शब्दों के आधार पे विलियम जोन्स ने निष्कर्ष निकाला कि एक भारोपीय भाषा होगी जो भारतीय और यूरोपीय भाषाओं की मदर टंग होगी, जिनसे ये सारी भाषाएं निकली हैं। और इस आधार पे, इन भाषा के जुड़ाव के आधार पे यह प्रयास किया गया। हो सकता है कि एक ही जगह से कुछ लोग चारों तरफ गए हों, कुछ लोग भारत आ गए हों, कुछ लोग ईरान चले गए हों, कुछ लोग यूरोप चले गए हों। और एक व्याख्या करने की कोशिश की गई कि बहुत पहले आर्य नाम से बहुत सारे लोग एक जगह से निकल करके चारों दिशाओं में फैले और उन्होंने अपनी भाषा लगभग एक जैसी रखी। हालांकि स्थानीय भाषाओं से मिलकर के उन सारे लोगों की भाषाएं अलग अलग हो गई। भाषाओं की यह समानता, और हम यहाँ कुछ तथ्य देखेंगे जो अनुवाद किया गया। जैसे सबसे पहले 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लाज के नाम से किया गया। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अनुवाद किया गया सर विलियम जोन्स द्वारा। 1785 में भगवत गीता का अनुवाद किया विल्किंस ने। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जैसी संस्था 1804 में बंबई में स्थापित की गई और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नामक संस्था की स्थापना हुई। मैक्स मूलर एक जर्मन विद्वान थे जिनका अधिकांश समय इंग्लैंड में गुजरा। उन्होंने सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज 50 खंडों में लिखी और इसमें अधिकांश बातें जो हैं वो भारतीय धर्म ग्रंथों से संबंधित है। अब ये जो अप्रोच था साम्राज्यवादी अप्रोच, इसका विरोध राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने, जो इंग्लिश पढ़े लिखे विद्वान थे, भारतीय थे, उन्होंने किया। उन्होंने यह सोच करके कि भारतीय समाज की दशा को न केवल सुधारना है बल्कि प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण इस तरह से करने की कोशिश की कि इसके सहारे सहारे हम स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकें। भारतीयों को यह विश्वास दिलाना कि हम अपना स्वशासन करने में सक्षम रहे हैं
और आज फिर सक्षम हो सकते हैं इस बात को भारतीयों को समझाने की। अपने लेखन के माध्यम से, इतिहास लेखन के माध्यम से कुछ भारतीयों ने कोशिश की, और इसमें अग्रणी रहे राजेंद्र लाल मित्र, जिन्होंने इंडो एरियंस नामक पुस्तक लिखी। महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जिन्होंने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास और वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। वीके राजवाड़े ने विवाह प्रथा का इतिहास लिखा मराठी में। पांडुरंग वामन काने, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना की, जो एक प्रामाणिक पुस्तक है। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, जिन्होंने अशोक पर तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें प्रकाशित की। हेमचंद्र राय चौधरी ने भी प्राचीन भारत के इतिहास पर लिखा। केपी जायसवाल ने 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक प्रकाशित की, और इसमें इन्होंने प्राचीन भारत की गणतांत्रिक व्यवस्थाओं का उल्लेख करके यह साबित किया कि भारत में यूनान की तरह गणतांत्रिक व्यवस्था या शासन किया जाता रहा है, जिसमें लोग अपना शासन स्वयं करते थे। हालांकि उनकी इस स्थापना का विरोध भी किया गया। भारतीय इतिहास लेखकों ने अधिकांशतया भारत का इतिहास लिखते समय यह देखा गया कि उन्होंने उत्तर भारत का इतिहास अधिकांश मात्रा में लिखा और दक्षिण भारत का बहुत कम मात्रा में लिखा, जिसकी पूर्ति की नीलकंठ शास्त्री ने अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिख करके। राष्ट्रवादी इतिहास के पश्चात हम देखेंगे कि मार्क्सवादी अप्रोच से, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इतिहास लेखन किया डीडी कोसाम्बी ने। उनकी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री और एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, अ हिस्टोरिकल आउटलाइन, ये दो पुस्तकें लिख करके उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, प्राचीन भारत के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करने की कोशिश की। और एक प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी एल बासम ने। उनकी पुस्तक का नाम है वंडर दैट वाज इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के उन पहलुओं का जिक्र करना, प्राचीन भारत के उन बातों का जिक्र करने की कोशिश की जिसमें आपकी उत्सुकता हो कि भारतीय लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के रीति रिवाज का पालन करते थे, उनके साहित्य, उनके नृत्य, उनके गीत संगीत। वंडर दैट वाज इंडिया में इन सारी बातों की चर्चा की गई, और उन्होंने कहा कि इतिहास को, प्राचीन भारत के इतिहास को इस तरीके से देखना चाहिए कि हम उसको पढ़ करके आनंद महसूस करें, उत्सुकतावश पढ़ें। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के चार दृष्टिकोण हैं। चार दृष्टिकोणों से प्राचीन भारत के इतिहास लेखन किया गया। पहला साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, दूसरा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, तीसरा मार्क्सवादी इतिहास लेखन, और चौथा आनंदवश, उत्सुकतावश प्राचीन भारत का इतिहास लेखन। आज इस वीडियो में इतना ही। आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अगली वीडियोस में हम प्राचीन भारत के जो सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।